जोधपुर राज्य के इतिहास में उल्लेख किया है कि मेहरानगढ़ के निर्माण के समय यह लोक विश्वास और साधु संतों का मत था कि यदि किले की नींव में किसी जीवित व्यक्ति की स्वेच्छा से बलि दे दी जाए तो किला अपने निर्माता के वंशजों के हाथ से कभी नहीं निकलता। इसी के तहत तब रजिया नामक व्यक्ति को जिंदा गाड़ दिया गया था। उसके परिवार को इस त्याग के लिए राजा की ओर से जागीर दी गई। जिस स्थान पर वह गाड़ा गया उसके ऊपर खजाना और नकार खाने के भवन बने हैं। प्रचंड प्रताप और पराभव दोनों का साक्षी जोधपुर दुर्ग ने जमाने के कई उतार चढ़ाव देखे। किले के एक ओर राव मालदेव के प्रचंड प्रताप का साक्षी बना तो इसने शेर शाह के शासनकाल में राठौड़ राज्य लक्ष्मी का अल्पकालिक पराभव भी देखा। इसके साथ ही राव चंद्रसेन का स्वतंत्रता के निमित्त अनवरत संघर्ष और पराक्रम भी देखा। अनूठे राजपूत स्थापत्य कला और विशिष्ट संरचना से सुशोभित लाल पत्थरों से निर्मित मेहरानगढ़ अलंकृत जालियों झरोखों से सुशोभित है। यह अनूठे राजपूत स्थापत्य कला और विशिष्ट संरचना के कारण विशेष पहचान रखता है। इसमें महाराजा सूर सिंह द्वारा निर्मित मोती महल सुनहरे अलंकरण व सजीव चित्रांकन के लिए प्रख्यात है। इसकी छत व दीवारों पर सोने की पॉलिश का बारीक काम महाराजा तखत सिंह द्वारा करवाया गया। महाराजा अभय सिंह द्वारा निर्मित फूल महल पत्थर पर बारीक खुदाई और कोराई कला के लिए प्रसिद्ध है। फतेह महल भी बहुत सुंदर और आकर्षक है, जबकि किले के अंदर कई भव्य महल, अद्भुत नक्काशीदार दरवाजे, जालीदार खिड़कियां हैं। किले के म्यूजियम में पालकियों, पोशाकों, संगीत वाद्य, शाही पालनों और फर्नीचर को जमा किया हुआ है। इसके अलावा इसमें मध्यकाल में लड़े गए भीषण युद्धों के स्मृति चिन्ह, विभिन्न प्रकार के आयुध जिनमें अकबर और तैमूर की तलवार भी रखी है। संग्रहालय में जिरह, बख्तर, राजसी और सैनिक परिधान, विभिन्न धार्मिक और लौकिक विषयों पर आधारित सजीव चित्र, भव्य और आकर्षक गलीचे संजोए हुए हैं। वहीं किले की दीवारों पर तोपें भी रखी गई हैं, जिससे इसकी सुंदरता को चार चांद लग जाते हैं। किले का अंतिम द्वार लोह पोल के बाईं ओर जौहर करने वाली रानियों के हाथों के निशान हैं। यहाँ 15 से ज्यादा रानियों के हाथों के निशान हैं, जिन्होंने 1843 में अपने पति महाराजा मान सिंह की मौत के बाद जौहर कर लिया था। किंवदंतियों की माने तो इस घटना से पहले भी 1731 में महाराजा अजीत सिंह की 6 रानियों और 58 पटरानियों ने राजा के निधन के बाद जौहर कर लिया था। 1965 में भारत पाक के युद्ध में सबसे पहले मेहरानगढ़ के किले को टारगेट किया गया था, लेकिन माना जाता है कि माता की कृपा से यहां किसी का बाल भी बांका नहीं हुआ। किले की दीवारें 10 किलोमीटर तक फैली हैं। इनकी ऊंचाई 20 फीट से 120 फीट तक है। यहां से जोधपुर के साथ ही पाकिस्तान भी नजर आता है। उन्नीस 1990 के दशक में कश्मीर घाटी से कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बने फिल्म द कश्मीर फाइल्स की स्पेशल स्क्रीनिंग जम्मू में की गई। फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग के बाद फिल्म के निर्देशक और कलाकारों ने दावा किया है कि यह फिल्म कश्मीरी विस्थापन के सत्य को लोगों के सामने लाएगी। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने जम्मू में दावा किया है कि कश्मीर समस्या का समाधान को राजनीति से जोड़ना या पॉलिटिकल विल से जोड़ना गलत है, क्योंकि लोकतंत्र में राजनीति को वोट बैंक चलाता है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में पंडितों का वोट बैंक ही नहीं, इसलिए शायद इसका समाधान नहीं हो सका। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि जो भी फिल्म में दिखाया गया है वो सत्य घटना पर आधारित है। रिलीज से पहले ही यह फिल्म विवादों में है और इस फिल्म के कुछ दृश्यों को लेकर लोग अदालत का दरवाजा खटखटा रहे हैं। विवेक अग्निहोत्री ने ऐसे लोगों को आड़े हाथों लेकर कहा कि इस फिल्म में जो भी दिखाया गया है वो सत्य घटना पर आधारित है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में 1990 में जो भी नारे लगाए गए या जो दीवारों पर लिखा गया है वही इस फिल्म में दिखाया गया है।
जो कुछ लोगों को रास नहीं आ रहा है। विवेक अग्निहोत्री ने कहा कि द कश्मीर फाइल्स 2018 में बननी शुरू हुई थी। इसमें 4 साल की कड़ी रिसर्च और मेहनत है। उन्होंने कहा कि यह फिल्म आजाद भारत का वह कलंक है जिसको किसी ने आज तक फिल्मी पर्दे पर लाने की कोशिश नहीं की। फिल्म निर्देशक विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन की ऐतिहासिक घटना पर बनी है। यह फिल्म सिनेमा घरों में 11 दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहां बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमा रखा है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो ये वही स्थान है जो एक समय पहले काफी खुशहाल हुआ करते थे और बस एक बुरी नजर की वजह से वो स्थान आज श्रापित हो गए। जहां पहले चारों ओर खुशहाली हुआ करती थी, आज वो स्थान अंधेरों के बीच कहीं खो गया है। ऐसा ही एक स्थान है भानगढ़ का किला, जो अपनी भुतहा कहानियों को लेकर काफी चर्चाओं में है। शायद बहुत ही कम लोग यह जानते होंगे कि यह कहानियां नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक सच्चाई है जिसे आज तक पीछा नहीं छुड़वाया जा सका है। किले के चारों ओर पहाड़ों की खूबसूरती है। इस किले के निर्माण में बेहतरीन शिल्प कलाओं का भी प्रयोग किया गया है और साथ ही इस किले में हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों का भी निर्माण कराया गया है। भानगढ़ किले का निर्माण बेहद मजबूत पत्थरों से किया गया था, जो आज भी जस के तस है। लेकिन इस खूबसूरत भानगढ़ किले की एक भयानक सच्चाई इसके अंदर कैद है और वो है एक तांत्रिक का श्राप, जिसकी वजह से आज भी इस किले में शाम ढलते ही रूहों और आत्माओं की आवाज आने लगती है। राजकुमारी रत्नावती बहुत खूबसूरत थी। आसपास के राज्यों के सभी राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे, लेकिन रत्नावती को कोई भी पसंद नहीं आता था। लेकिन उसी राज का रहने वाला सिंधिया, जो काले जादू का ज्ञाता था, उसकी बुरी नजर रत्नावती पर थी। वह रानी रत्नावती के रूप का दीवाना था और उसे विवाह करना चाहता था, लेकिन रत्नावती ने उससे कभी पलट कर भी नहीं देखा था। जिस दुकान से रानी रत्नावती के लिए इत्र जाता था, उसने उस दुकान में जाकर रत्नावती को भेजे जाने वाले इत्र की बोतल पर काला जादू कर उसे वशीकरण मंत्र प्रयोग किया। लेकिन उसके काले जादू का असर सिंधिया पर ही पलट गया और एक भारी भरकम पत्थर के नीचे आने से काले जादूगर सिंधिया की जान चली गई। लेकिन मरते मरते उसने राजकुमारी समेत पूरे भानगढ़ को यह श्राप दिया कि इस महल और भानगढ़ में रहने वाले सभी लोग मर जाएंगे और वो फिर कभी जन्म नहीं ले पाएंगे। उनकी आत्मा हमेशा इसी स्थान पर कैद रहेगी। सिंधिया की मौत के कुछ दिनों बाद भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच कत्लेआम हुआ, जिसमें राजकुमारी रत्नावती समेत सभी भानगढ़ वासियों की मौत हो गई। बताया जाता है कि रात को इस किले में जाना पूरी तरह मनाही है, लेकिन जिन जिन लोगों ने वहां मौजूद आत्माओं की पड़ताल करने की कोशिश की, उनका कहना था कि रात के समय वहां औरतों की चीखें और सैनिकों के चलने की आवाजें आती हैं। पूरी रात वहां शोर शराबा होता रहता है और खतरनाक खतरनाक आवाजें आती रहती हैं। अरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजस्थान के दिल जयपुर में स्थित एक ऐसा किला जिसे भानगढ़ किले के नाम से जाना जाता है। भानगढ़ किला 17वीं शताब्दी में बनाया गया था।
इस किले का निर्माण मान सिंह के छोटे भाई राजा माधव सिंह ने करवाया था। राजा माधव सिंह उस समय अकबर के सेना में जनरल के पद पर तैनात थे। उस समय भानगढ़ की जनसंख्या करीब 10,000 थी। भानगढ़ अलवर जिले में स्थित एक शानदार किला है जो बहुत विशाल आकार में तैयार किया गया है। चारों तरफ पहाड़ों से घिरे इस किले में बेहतरीन शिल्प कलाओं का भी प्रयोग किया गया है। इस किले में मजबूत पत्थरों का प्रयोग किया गया है जो अति प्राचीन काल से अपने यथा स्थिति में पड़े हुए हैं। भानगढ़ किला जो देखने में जितना शानदार है उसका अतीत उतना ही भयानक है। आपको बता दें कि भानगढ़ किले के बारे में प्रसिद्ध एक कहानी के अनुसार भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती जो नाम के ही अनुरूप बेहद खूबसूरत थी। उस समय उनके रूप की चर्चा पूरे राज्य में थी। उस समय कई राज्यों से उनके लिए विवाह के प्रस्ताव आ रहे थे। उसी दौरान एक बार किले में अपनी सखियों के साथ बाजार में निकली थी। राजकुमारी रत्नावती एक इत्र की दुकान पर पहुंची। उसी समय दुकान से कुछ ही दूरी पर एक सिंधिया नामक व्यक्ति खड़ा होकर उन्हें बहुत ही गौर से देख रहा था। सिंधिया उसी राज्य में रहता था और वह काले जादू का महारथी था। ऐसा बताया जाता है कि वह राजकुमारी के रूप का दीवाना था और उनसे बेहद मोहब्बत करता था। वह किसी तरह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था, इसलिए उसने उस दुकान के पास आकर एक इत्र के बोतल जिसे रानी पसंद कर रही थी, उसने उस बोतल पर काला जादू कर दिया जो राजकुमारी के वशीकरण के लिए किया गया था। राजकुमारी रत्नावती ने उस इत्र के बोतल को उठाया, लेकिन उसे वहीं पास के एक पत्थर पर पटक दिया। पत्थर पर पटकते ही वो बोतल टूट गया और सारा इत्र उस पत्थर पर बिखर गया। इसके बाद से ही वो पत्थर फिसलते हुए उस तांत्रिक सिंधिया के पीछे चल पड़ा और तांत्रिक को कुचल दिया, जिसे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। मरने से पहले तांत्रिक ने श्राप दिया कि इस किले में रहने वाले सभी लोग जल्द ही मर जाएंगे और वह दोबारा कभी जन्म नहीं ले सकेंगे और ताउम्र उनकी आत्माएं इस किले में भटकती रहेंगी। उस तांत्रिक के मौत के कुछ दिनों बाद ही भानगढ़ और अजबगढ़ में युद्ध हुआ, जिसमें किले में रहने वाले सारे लोग मारे गए। यहाँ तक कि राजकुमारी रत्नावती भी उस श्राप से नहीं बच सकी और उनकी मौत हो गई। एक ही किले में एक साथ इतने बड़े कत्लेआम के बाद वहां मौत की चीखें गूंज गईं और आज भी उस किले में उनकी रूहें घूमती हैं। इस किले में कत्लेआम किए गए लोगों की रूहें आज भी भटकती हैं। कई बार इस समस्या से रूबरू हुआ गया है। एक बार भारतीय सरकार ने अर्धसैनिक बलों की एक टुकड़ी यहाँ लगाई थी ताकि इस बात की सच्चाई जाना जा सके, लेकिन वो भी असफल रही। कई सैनिकों ने रूहों के इस इलाके में होने की पुष्टि की थी। इस किले में आज भी आप अकेले होंगे तो तलवारों की टंकार और लोगों की चीख पुकार महसूस कर सकते हैं। इसके अलावा इस किले के भीतर कमरों में महिलाओं के रोने या चिड़ियों के खनकने की आवाज भी साफ सुनी जा सकती है। किले के पिछले हिस्सों में जहां एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे के पास बहुत ही अंधेरा रहता है और वहां कई बार किसी के बात करने या एक विशेष प्रकार के गंध को महसूस किया गया है। वहीं किले में शाम के वक्त बहुत सन्नाटा रहता है और अचानक ही इस किले में चीखने की भयानक आवाज इस किले में गूंजने लगती है। अरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। हिंदुओं के सभी पर्वों में से एक महान पर्व है छठ महापर्व। भारत के कई हिस्सों में छठ पर्व का बहुत अधिक महत्व है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड में छठ महापर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। छठ पूजा की शुरुआत
कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की षष्ठी यानी छठी तिथि से हो जाती है। ये पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। महिलाएं छठ के दौरान लगभग 36 घंटे का व्रत रखती हैं। छठ के दौरान छठी मैया और सूर्य देव की पूजा की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार छठी मैया सूर्य देव की मानस बहन है। इस वर्ष 8 नवंबर 2021 को नहाय खाए किया जाएगा। नहाय खाए के दिन पूरे घर की साफ सफाई की जाती है और स्नान करने के बाद व्रत का संकल्प लिया जाता है। इस दिन चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल का प्रसाद ग्रहण किया जाता है। अगले दिन खरना से व्रत की शुरुआत होती है। खरना 9 नवंबर 2021 को किया जाएगा। इस दिन महिलाएं पूरे दिन व्रत रखती हैं और शाम को मिट्टी के चूल्हे पर गुड़ वाली खीर का प्रसाद बनाती हैं और फिर सूर्य देव की पूजा करने के बाद ये प्रसाद ग्रहण किया जाता है। इसके बाद व्रत का पारण छठ के समापन के बाद किया जाता है। खरना के अगले दिन डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। शाम के समय महिलाएं नदी या तालाब में खड़ी होकर सूर्य देव को अर्घ्य देती हैं। इस साल 10 नवंबर 2021 को शाम को सूर्य को अर्घ्य दिया जाएगा और 11 नवंबर को इस महापर्व का समापन किया जाएगा। इस दिन महिलाएं सूर्य देव से पहले ही नदी या तालाब के पानी में उतर जाती हैं और सूर्य देव से प्रार्थना करती हैं। इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के बाद पूजा का समापन कर व्रत का पारण किया जाता है। अरण म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत में पहली बार लेस्बियन लव स्टोरी पर बन रही राम गोपाल वर्मा की मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिल्म खतरा डेंजरस आखिरकार 8 अप्रैल 2022 को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए तैयार है। अपने बोल्ड सब्जेक्ट और महिला समलैंगिक प्रेम कहानी को लेकर फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होने के इंतजार में थी और फिर ए सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट के जरिए फिल्म के पोस्टर पर रिलीज डेट साझा करके खुशी जताई है। हाल में ही अपने इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने कहा था, हमने बहुत ज्यादा खतरा डेंजरस के सेंसर से गुजरने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि यह 2 महिलाओं के बीच एक प्रेम कहानी है, लेकिन धारा 377 के निरस्त होने पर समलैंगिक संबंधों को वैध करार दिया गया है। खतरा डेंजरस पहली भारतीय लेस्बियन फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिलने पर मैं काफी खुश हूँ। अगर इसे ए सर्टिफिकेट नहीं मिलता तो मैं बहुत निराश होता। फिल्म की कहानी 2 औरतों के बीच प्यार और उनके समलैंगिक रिश्तों पर आधारित है, जो इस पुरुष प्रधान समाज से असंतुष्ट होकर एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती हैं। इस क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म में काफी बोल्ड और इंटीमेट सीन शूट हुए हैं। फिल्म में साउथ फिल्मों की हॉट सायरन अप्सरा रानी और नैना गांगुली लीड किरदार में है। आपको बता दें कि सिनेमाघर खुलने का इंतजार राम गोपाल वर्मा कर रहे थे ताकि वो अपनी इस कंट्रोवर्शियल फिल्म को रिलीज कर सकें। ये कोई पहला मामला नहीं जब राम गोपाल वर्मा कोई कंट्रोवर्शियल मूवी लेके आ रहे हो। इससे पहले भी राम गोपाल वर्मा कंट्रोवर्शियल फिल्मों से जुड़े हुए हैं। तो अब आगे देखने वाली बात होगी भारत में पहली बार बन रही लेस्बियन लव स्टोरी को लोग कितना पसंद करते हैं, क्योंकि काफी दिनों बाद राम गोपाल वर्मा एक बार फिर से नई मूवी लेके आए हैं। अपने बोल्ड सब्जेक्ट और महिला समलैंगिक प्रेम कहानी को लेकर फिल्म सेंसर बोर्ड से पास होने के इंतजार में थी और फिर ए सर्टिफिकेट के साथ इस फिल्म को सेंसर बोर्ड ने पास किया। राम गोपाल वर्मा ने ट्वीट के जरिए फिल्म के पोस्टर पर रिलीज डेट साझा करके खुशी जताई है। हाल में ही अपने इंटरव्यू में राम गोपाल वर्मा ने कहा था, हमने बहुत ज्यादा खतरा डेंजरस के सेंसर से गुजरने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि यह 2 महिलाओं के बीच एक प्रेम कहानी है। इस क्राइम थ्रिलर ड्रामा फिल्म में काफी बोल्ड और इंटीमेट सीन शूट हुए हैं। फिल्म में साउथ फिल्मों की हॉट सायरन अप्सरा रानी और नैना गांगुली लीड किरदार में है। आपको बता दें कि सिनेमाघर खुलने का इंतजार राम गोपाल वर्मा कर रहे थे ताकि वो अपनी इस कंट्रोवर्शियल फिल्म को
रिलीज कर सकें। आरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। पिछले काफी समय से ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म फाइटर काफी चर्चा में है। इस फिल्म में पहली बार ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की जोड़ी साथ नजर आने वाली है, इसलिए दर्शकों को भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। दीपिका और ऋतिक ने इस फिल्म के लिए पहले से ही तैयारी शुरू कर दी है और अब इसकी शूटिंग से पहले ही इसकी रिलीज डेट भी सामने आ गई है। सिद्धार्थ आनंद के डायरेक्शन में बन रही यह फिल्म 26 जनवरी 2023 यानी अगले साल रिलीज होने वाली है। पहले इस फिल्म को 2022 में ही रिलीज किए जाने का प्लान था, यानी फैंस को यह फिल्म देखने के लिए अभी लंबा इंतजार करना पड़ेगा। हाल में ही ऋतिक ने दीपिका और सिद्धार्थ के साथ अपनी तस्वीर शेयर की थी, जिसके बाद दर्शकों में काफी उत्सुकता थी कि यह फिल्म कब रिलीज होगी। बताया जा रहा है कि हवाई एक्शन और फाइटिंग खूब दिखाई जाएगी। यह भारत की पहली एरियल एक्शन फिल्म कही जा रही है। यह भी कहा जा रहा है कि इस फिल्म को भारत के साथ ही ग्लोबल ऑडियंस को ध्यान में रखकर बनाया जा रहा है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट को कई साल में तैयार किया गया है। ऋतिक रोशन सिद्धार्थ आनंद के साथ इससे पहले बैंग बैंग और वार में काम कर चुके हैं। ये दोनों ही फिल्में काफी हिट हुई थी। फाइटर अब 26 जनवरी 2023 को सिनेमा घरों में रिलीज होगी। याद दिला दे कि फाइटर से पहले सितंबर 2022 में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कोविड की वजह से फिल्म के पूरे शेड्यूल पर इसका फर्क पड़ा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सिद्धार्थ आनंद के निर्देशन में बनी फाइटर देश की पहली एरियल एक्शन फिल्म मानी जा रही है, जिसके जरिए भारतीय सशस्त्र बलों की वीरता, बलिदान और देशभक्ति की भावना को श्रद्धांजलि देने की कोशिश की गई है। बता दें कि सिद्धार्थ आनंद और ऋतिक रोशन की जोड़ी का सक्सेस रेट बहुत ही अच्छा रहा है। अगर फाइटर के अलावे दीपिका और ऋतिक रोशन के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स की बात करें तो ऋतिक रोशन क्रिस 4 में दिखाई देंगे। कुछ समय पहले ही इस फिल्म का ऐलान किया गया है, लेकिन फिलहाल इसको लेकर ज्यादा जानकारी नहीं है। वहीं बात करें दीपिका पादुकोण की, तो वो पठान में एक बार फिर शाहरुख खान के साथ स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी। उनकी झोली में हॉलीवुड की रीमेक द इंटर्न भी है, जिसमें अमिताभ बच्चन होंगे। दीपिका शकुन बत्रा और नाग अश्विन की फिल्म में भी हैं, लेकिन फिलहाल इस फिल्म का टाइटल सामने नहीं आया है। इन फिल्मों में वो सिद्धांत चतुर्वेदी और प्रभास के साथ दिखाई देंगे। आरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड हीरोइन कई बार ड्रेस पहनते वक्त ऐसी गलती कर देती हैं कि वो उस मोमेंट का शिकार हो जाती हैं। ऐसा ही कुछ जाह्नवी कपूर के साथ तब हुआ जब कैमरे की लाइट उनके कपड़ों पर पड़ी। इस वीडियो में आप देखेंगे कि जाह्नवी कपूर पर्पल रंग का प्रिंटेड वन पीस पहना हुआ है। जाह्नवी कपूर जैसे ही कार में बैठने आई तो अपनी बहन खुशी की आड़ में थोड़ा सा छिपती दिख रही हैं, जिसे देखकर साफ लग रहा है कि एक्ट्रेस कैमरे के सामने आने से बच रही थी। इसके साथ ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कि एक्ट्रेस को इस बात का अंदाजा हो कि कैमरे की लाइट पड़ते ही वो उस मोमेंट की चपेट में ना आ जाएं। हालांकि कार में जैसे तैसे वो बैठ जाती हैं और फोटोग्राफर से कहती हैं कि उन्हें बहुत तेज नींद आ रही है, इसलिए वो फोटो नहीं खिंचवा पाएंगी। फोटोग्राफर्स जाह्नवी कपूर को पोज देने को कहते हैं। इसी दौरान कैमरे की लाइट एक्ट्रेस के कपड़े पर पड़ती है और उनके अंडरगारमेंट्स झलक जाते हैं। ये पहली बार नहीं है जब जाह्नवी कपूर को अपनी ड्रेस के कारण कैमरे के आगे असहज हो चुकी हैं। एक वीडियो में जाह्नवी कपूर कार से निकलकर बिल्डिंग की तरफ जा रही हैं। फोटोग्राफर्स उन्हें फोटो क्लिक करने के लिए कहते हैं। एक्ट्रेस सभी को इग्नोर करते हुए जल्दी में वो निकल रही होती है। तभी एक हवा का झोंका आता है और उनकी फ्लोरल प्रिंट कैजुअल ड्रेस हवा के झोंके से उड़ जाती है। जाह्नवी कपूर किसी तरह खुद को संभालते हुए नजर आई। सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीर जिम के बाहर की है। तस्वीर में जाह्नवी कपूर
जिम के टाइट आउटफिट में दिखी। एक्ट्रेस तस्वीर में पिंक कलर का टॉप, नीले रंग के टाइट्स पहनी हुई हैं। इस वायरल तस्वीर में आप देखेंगे कि जाह्नवी ने अपने बालों की 2 चोटियां बनाई हुई हैं, जिसमें वो काफी क्यूट लग रही हैं। एक्ट्रेस तस्वीर में इतने ज्यादा टाइट कपड़े पहने हुई हैं कि टाइट से उनके अंडरगारमेंट साफ झलक रहे हैं और इस तरह से जाह्नवी कपूर ओप्स मूवमेंट की चपेट में आ गई। इससे पहले जाह्नवी कपूर की बिकनी तस्वीर भी खूब चर्चाओं में रही। इन तस्वीरों में जाह्नवी पूल में डुबकी लगाती दिखी। तस्वीरों में एक्ट्रेस पीले रंग की बिकनी पहनी हुई थी, जिसमें एक्ट्रेस के लुक कातिलाना लगा। अभिनेत्री की इन पूल की तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थी। आरएन म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भानगढ़ किले को लेकर एक और कहानी मशहूर है। कहा जाता है कि यह किला एक तांत्रिक के श्राप की वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गया। कहा जाता है कि किले की राजकुमारी रत्नावती इस किले के सर्वनाश का कारण थी। राजकुमारी के प्यार में पड़े एक तांत्रिक ने साजिश रचकर राजकुमारी को हासिल करना चाहा, लेकिन साजिश का खुलासा होने पर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। जिसके बाद इस तांत्रिक के श्राप की वजह से यह किला खंडहर में तब्दील होकर भूतहा बन गया। भानगढ़ का किला सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक खुला रहता है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में मौजूद है, जो जयपुर और दिल्ली के बीच स्थित है। कहा जाता है कि इस किले में रात के समय भूत का साया होता है। यहाँ पर रात में अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। भानगढ़ किले को लेकर यह भी कहा जाता है कि जो कोई भी रात में इस किले में प्रवेश करता है, सुबह वो वापस नहीं लौट पाता। पुराने किले मौत, हादसों, अतीत और रूहों का अपना अलग ही संबंध और संयोग होता है। ऐसी कोई जगह जहां मौत का साया बनकर रूहें घूमती हैं। दुनिया भर में कई ऐसे पुराने किले हैं जिनका अपना एक अलग ही काला अतीत है और वहां आज भी रूहों का वास है। दुनिया में ऐसी जगहों के बारे में लोग जानते हैं, लेकिन बहुत कम लोग ही जानते होंगे जो इनसे रूबरू होने की हिम्मत रखते हैं। जैसे हम दुनिया में अपने होने या ना होने की बात पर विश्वास करते हैं, वैसे ही हमारे दिमाग के कोने में इन रूहों की दुनिया के होने का भी आभास होता है। यह दीगर बात है कि कई लोग दुनिया के सामने इसे मानने से इनकार करते हो, लेकिन अपने तर्कों और आप सिर्फ अपने दिल को तसल्ली दे सकते हैं, दुनिया की हकीकत को नहीं बदल सकते। कुछ ऐसा ही इस किले के बारे में आपको बताऊंगा, जो कि अपने सीने में एक शानदार बनावट के साथ साथ एक बेहतरीन अतीत छुपाए हुए है। अभी तक आपने विदेशों में भयानक डरावनी जगहों के बारे में सुना होगा, लेकिन आज आपको अपने ही देश यानी कि भारत के एक ऐसे डरावने किले के बारे में बताएंगे जहां सूरज डूबते ही रूहों का कब्जा हो जाता है और शुरू हो जाता है मौत का तांडव। आरएन म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। मेकर्स का दावा है कि इस कहानी कश्मीरी पंडितों के दर्द को लोगों के सामने लाएगी। फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री का कहना है कि 1990 में हुआ कश्मीरी नरसंहार भारतीय राजनीति का एक अहम और संवेदनशील मुद्दा है, इसलिए इसे पर्दे पर उतारना कोई आसान काम नहीं था। यदि द कश्मीर फाइल्स की कमाई की बात करें तो फिल्म ने पहले दिन ही 4.5 करोड़ रुपए से अधिक की कमाई की। वहीं दूसरे दिन भी 7 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई की है, यानी बम्पर कमाई के साथ विवेक की फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार रिकॉर्ड बना दिया है। वहीं द कश्मीर फाइल्स के सामने सभी फिल्में पिछड़ती हुई नजर आ रही हैं, यानी कहें तो फिल्म ने सबका बैंड बजा दिया है।
आरएनए म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। टॉलीवुड प्रिंस महेश बाबू अपनी फिल्मों को लेकर काफी चूजी हैं। वो बेहद कम लेकिन क्लासिक फिल्में करना पसंद करते हैं। साउथ सुपरस्टार महेश बाबू को साथ लेकर उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म पोकरी के निर्देशन पुरी जगन्नाथ काफी लंबे वक्त से एक फिल्म प्लान कर रहे थे। जगन्नाथ पुरी ने महेश बाबू को ध्यान में रखकर ही एक्शन एंटरटेनर फिल्म तैयार की थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म का नाम जन मन गन रखा गया है। इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी सुपरस्टार महेश बाबू सुन चुके थे, जिसके बाद वह निजी कारणों का हवाला देकर यह फिल्म नहीं कर सके। उसके बाद जगन्नाथ पुरी ने इस फिल्म को होल्ड पर रख दिया और अपने दूसरे प्रोजेक्ट्स में बिजी हो गए। इधर महेश बाबू भी अपनी होम प्रोडक्शन तले बन रही फिल्म सरकारू वारी पाटा को पूरा करने में लग गए। अब खबर है कि इस फिल्म से महेश बाबू को रिप्लेस कर दिया गया है। सामने आ रही ताजा खबरों के मुताबिक इस फिल्म में अब महेश बाबू नहीं बल्कि अर्जुन रेड्डी स्टार विजय देवरकोंडा नजर आएंगे। सुनने में आया है कि फिल्म के लिए निर्माता निर्देशक पुरी जगन्नाथ ने लाइगर की शूटिंग के दौरान ही विजय देवरकोंडा को इस फिल्म के लिए मना लिया है। दरअसल पुरी जगन्नाथ और विजय देवरकोंडा इन दिनों मच अवेटेड फिल्म लाइगर की शूटिंग में बिजी हैं। ये विजय देवरकोंडा की पहली पैन इंडिया रिलीज फिल्म होने वाली है, जिसमें एक्टर के अपोजिट लीड रोल में अदाकारा अनन्या पांडे नजर आएंगी। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान जब विजय देवरकोंडा ने जन गण मन की कहानी सुनी तो उन्हें ये पसंद आई और उन्होंने तुरंत हामी भर दी। अब पुरी जगन्नाथ इस फिल्म को एक्टर विजय देवरकोंडा के साथ ही शुरू करने की तैयारी में है। इस फिल्म की शूटिंग बहुत जल्द शुरू होने वाली है। खबरों के मुताबिक फिल्म की शूटिंग फरवरी से ही शुरू हो जाएगी, जिसे अमेरिका में शूट किया जाना है। तो क्या आप इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हैं या ऐसा माना जाए कि महेश बाबू से विजय देवरकोंडा ने फिल्म ही छीन ली है? आरएनए म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भारत रत्न लता मंगेशकर का रविवार को 92 साल की उम्र में निधन हो गया। लता मंगेशकर लंबे वक्त से बीमार चल रही थीं और मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती थीं। लता मंगेशकर के निधन के बाद देश में राष्ट्रीय शोक घोषित किया गया है। आपको बता दें, 8 जनवरी से मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट स्वर कोकिला लता मंगेशकर की हालत में काफी सुधार हो गया था। लता मंगेशकर कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी और उनमें संक्रमण के हल्के लक्षण थे, जिसके बाद उन्हें 8 जनवरी को दक्षिण मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। यहां उनका इलाज डॉक्टर प्रतीत समदानी और डॉक्टरों की एक टीम कर रही थी। समदानी के मुताबिक मंगेशकर के स्वास्थ्य में मामूली सुधार हुआ था। स्वास्थ्य में मामूली सुधार के कारण उन्हें वेंटिलेटर से हटा दिया गया था। लता मंगेशकर का इलाज कर रहे डॉक्टर प्रतीत समदानी ने बातचीत में बताया था कि दीदी को कोरोना के साथ साथ निमोनिया भी हो गया है, जिसे कोविड निमोनिया के तौर पे भी जाना जाता है। 8 जनवरी को कोरोना संक्रमित और निमोनिया से ग्रसित होने के बाद उन्हें मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लता मंगेशकर 92 साल की हो चुकी थी। स्वर कोकिला को करीब 19 दिनों के बाद वेंटिलेटर सपोर्ट से हटा दिया गया था। लता मंगेशकर ने साल 1942 में 13 साल की उम्र में अपना कैरियर शुरू किया और विभिन्न भारतीय भाषाओं में करीब 30,000 से अधिक गाने गाए हैं। अपने 7 दशक से अधिक कैरियर में उन्होंने अजीब दास्तां है ये, प्यार किया तो डरना क्या, नीला आसमां सो गया और तेरे लिए जैसे कई यादगार ट्रैक्स को अपनी आवाज दी है। लता मंगेशकर के निधन के बाद पूरा देश शोक में डूबा हुआ है। साथ ही बॉलीवुड में भी शोक की लहर दौड़ गई है। दीदी के निधन से हर कोई गमगीन है। दीदी का जाना बॉलीवुड के लिए बहुत बड़ी क्षति है, मगर दीदी ने हमारे बॉलीवुड और देश के लिए जो किया उसे ये बॉलीवुड और देश हमेशा याद रखेगा।
दीदी तो अब हमारे बीच नहीं रही, पर वे हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेंगी। आरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एक्ट्रेस मौनी राय ने पति सूरज नाम्बियार के साथ शादी के बाद अपना पहला पब्लिक अपीयरेंस दिया। शादी के बाद ये कपल गोवा से मुंबई लौट कर आ गए हैं और एयरपोर्ट पर दोनों स्पॉट किए गए। दोनों इस दौरान मुस्कुरा रहे थे और काफी खुश भी नजर आ रहे थे। मौनी राय ने इस दौरान लाल रंग की बनारसी साड़ी पहन रखी थी। साथ में उन्होंने इयररिंग और खुले बालों के साथ लुक को कंप्लीट किया था। सिंदूर और बिंदी के साथ वो बनारसी साड़ी में काफी खूबसूरत लग रही थी। वहीं सूरज नाम्बियार ने सिल्क का कुर्ता पैजामा के साथ मैचिंग सैंडल और डार्क सनग्लास लगा रखा था। दोनों जैसे ही एयरपोर्ट के बाहर आए, मीडिया ने उन्हें घेर लिया। मौनी राय ने बार बार मीडिया को इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद कहती नजर आई। वहीं सूरज नाम्बियार भी इस दौरान खुश नजर आ रहे थे। मौनी राय का न्यूली वेड लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है। आपको बता दें कि मौनी राय ने 27 जनवरी को गोवा में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड सूरज नाम्बियार से शादी रचाई। मौनी राय ने बंगाली और साउथ इंडियन रस्मों रिवाज से शादी रचाई। मौनी राय की शादी में उनके घर के लोग और खास दोस्त शामिल हुए। मौनी ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए लिखा कि आखिरकार वो मुझे मिल ही गया। हाथों में हाथ और परिवार व दोस्तों का आशीर्वाद से हमारी शादी हो गई। मौनी अपनी शादी में खूबसूरत ज्वेलरी से सजी नजर आई। सर पर माथा पट्टी वाला टीका से लेकर कानों के बड़े झुमके तक। बता दें कि मौनी और सूरज लंबे समय से एक दूसरे को डेट कर रहे थे। सूरज दुबई में बैंकर और बिजनेसमैन हैं। वह बेंगलुरु की जैन फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। सूरज और मौनी लंबे वक्त से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हैं। फैंस इस शादी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। पहले खबरें थीं कि ये जोड़ी दुबई या इटली में शादी करेगी, लेकिन अब इस जोड़ी ने गोवा में शादी की है। मौनी राय की शादी का खास बात यह है कि उन्होंने दो संस्कृतियों के रिवाजों के अनुसार शादी की है। आरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड की चुलबुली और शर्मीली अंदाज वाली एक्ट्रेस कियारा आडवाणी। जी हाँ, कियारा रियल लाइफ ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी काफी शर्मीली हैं। कियारा ने बहुत कम समय में बॉलीवुड में अपनी काम के बदौलत पहचान बनाई है, मगर कहते हैं ना कि एक गलती आप पर भारी पड़ सकती है। वैसे कियारा आडवाणी के किस्से भी कुछ कम नहीं है। कियारा को अपने गलतियों यानी ड्रेसेस के कारण कई बार उप्स मोमेंट का शिकार होना पड़ा है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कियारा आडवाणी अपनी अदाकारी और खूबसूरती के लिए आए दिन चर्चा का सबब बनी रहती हैं। उनकी फैशन सेंस को काफी सराहा जाता है, लेकिन इस बार कियारा के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में कियारा ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दरअसल जिस वक्त कियारा फोटो शूट करा रही थी, उसी वक्त तेज हवा की वजह से उनकी ड्रेस उड़ गई और वह उस मोमेंट का शिकार हो गई। इस पूरे हादसे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वीडियो में कियारा ब्लू कलर की लो हाई ड्रेस में नजर आ रही हैं। इस वीडियो में वह पोज देते हुए फोटो खिंचाते दिख रही हैं। फोटो खिंचाने के बाद जैसे ही कियारा सीढ़ियां चढ़ना शुरू करती हैं, उनकी ड्रेस ऊपर उठ जाती है। इसी दौरान वह तेजी से अपनी ड्रेस को संभालती हैं। कियारा हाल ही में एक शॉर्ट ड्रेस में नजर आई थी। इस दौरान वो बेहद बोल्ड और सेक्सी लग रही थी, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ कि वह अचानक उस मोमेंट का शिकार हो गई। उनके इस मोमेंट का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल एक्ट्रेस के इस तरह के मोमेंट्स को फैंस भी कभी नजरअंदाज नहीं करते और इन वीडियो पर प्रतिक्रिया देने से भी नहीं चूकते। आरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
देश के प्रमुख पर्वतीय दुर्गों में मरुधरा का मेहरानगढ़ किला भी शामिल है। सूर्यनगरी जोधपुर के यशस्वी संस्थापक राव जोधा ने 5 सदी पहले इस दुर्ग की नींव रखी। जोधपुर के मुकुट समान शोभायमान किला भूतल से करीब 400 फीट ऊंचा है और इसकी दीवारों की परिधि 10 किलोमीटर तक है। लोक विश्वास है कि इस शापित किले की नींव में एक जिंदा व्यक्ति को स्वेच्छा से गाड़ा गया था, ताकि किला अपने निर्माता के वंशजों के हाथ से कभी न निकले। मेहरानगढ़ किला 120 मीटर ऊंची एक पहाड़ी पर बना हुआ है। इस तरह से यह किला दिल्ली के कुतुब मीनार की ऊंचाई 73 मीटर से भी ऊंचा है। किले के परिसर में सती माता का मंदिर भी है। इस किले की दीवारों की परिधि 10 किलोमीटर तक फैली है। इनकी ऊंचाई 20 फुट से 120 फुट तथा चौड़ाई 12 फुट से 70 फुट तक है। इसके परकोटे में दुर्गम रास्तों वाले 7 आरक्षित दुर्ग बने हुए थे। किले के प्रवेश द्वारों में ध्रुव पोल, सूरज पोल, इमरत पोल और भैरव पोल प्रमुख हैं। जोधपुर में मेहरानगढ़ दुर्ग बनने से पहले मारवाड़ की राजधानी मंडोर थी। नया दुर्ग मंडोर से 6 से 7 किलोमीटर दक्षिण में एक विशाल पहाड़ी पर संवत 1515 में बनना शुरू हुआ। किले वाली पहाड़ी प्रसिद्ध योगी चिड़ियानाथ के नाम पर चिड़िया टूंक कहलाती थी। उनका स्थान किले के पीछे आज भी विद्यमान है। किले के निर्माण से पहले यहाँ एक और साधु पानी के सोते के पास रहते थे। जब राजा ने उन्हें जाने के लिए कहा, तब शाप देते हुए साधु ने कहा कि जिस पानी के लिए तुम मुझे हटा रहे हो वह सूख जाएगा। सन्यासी के समाधान के लिए राजा ने किले में गुफा के पास मंदिर भी बनवाए, जिसका उपयोग सन्यासी ध्यान लगाने के लिए करते थे। लेकिन फिर भी उनके शाप का असर उस क्षेत्र में दिखाई देता है। हर 3 से 4 साल में कभी न कभी वहां पानी की कमी जरूर होती है। अरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अक्सर अपने बोल्ड अवतार के चलते खबरों में बने रहने वाली पूर्व पॉर्न स्टार मिया खलीफा एक बार फिर से सुर्खियों में बनी हुई हैं। मिया खलीफा पॉर्न स्टार इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम थी, जिनकी वीडियो लोग बड़े चाव से देखते थे। अब मिया खलीफा ने इस इंडस्ट्री से खुद को दूर कर लिया है। मिया खलीफा ने इन दिनों इंडस्ट्री और अपने बारे में कई बड़े खुलासे कर रही हैं, जो लोगों को चौंका रहे हैं। मिया खलीफा ने खुद के बारे में बताया है कि उन्होंने बोल्ड और हॉट दिखने के लिए अपनी ब्रेस्ट सर्जरी कराई थी। आइए आपको मिया खलीफा के द्वारा दिए गए इस बयान के बारे में बताते हैं। मिया खलीफा ने अपने ताज़ा इंटरव्यू में बताया है कि पॉर्न इंडस्ट्री की डिमांड के मुताबिक उन्होंने खुद में कुछ बदलाव किए, जिनमें से ब्रेस्ट सर्जरी एक है। वीडियो में मिया खलीफा ने अपने ब्रेस्ट को नकली बताया है। मिया खलीफा के अनुसार सर्जरी के बाद उनके ब्रेस्ट असली नहीं रहे। अदाकारा मिया खलीफा के खुलासे से फैंस काफ़ी हैरान हैं। मिया के इस खुलासे से उनके फैंस को बड़ा झटका लगा है। अदाकारा मिया खलीफा की इस वीडियो को 7 मिलियन से ज़्यादा लोग देख चुके हैं। फैंस को अब तक ये भरोसा नहीं हो रहा है कि मिया ने ब्रेस्ट की सर्जरी का सहारा लिया था। वीडियो में मिया खलीफा ने बताया कि उन्होंने अपनी ब्रेस्ट की सर्जरी पर 9 लाख रुपए खर्च किए हैं। लोग यह रकम जानकर परेशान और हैरान हैं। मिया खलीफा की वीडियो पर फैंस लगातार कमेंट्स कर रहे हैं। अदाकारा मिया खलीफा पोर्न इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं। कुछ वक्त पहले मिया ने बताया था कि उन्होंने पोर्न इंडस्ट्री छोड़ने के बाद अच्छी जॉब तलाशने में दिक्कत हो रही थी। सोशल मीडिया के दम पर कब कोई अफवाह फैल जाए कुछ पता नहीं रहता। कुछ दिन पहले ही मॉडल मिया खलीफा को लेकर उनकी डेथ की खबरें सामने आई और सब चकित रह गए। मिया खलीफा दुनिया भर में काफ़ी पॉपुलर हैं और सोशल मीडिया पर भी वे एक चर्चा का विषय बनी रहती हैं। फेसबुक पर मिया खलीफा के
करीब 4 मिलियन फॉलोअर्स हैं। पहली बार नहीं है जब मिया की मौत की अफवाह उड़ी। इससे पहले 2020 में भी सोशल मीडिया पर एडल्ट स्टार की मौत की खबरें आई थीं। इस दौरान कहा गया था कि यह बेहद चौंकाने वाली खबर है। मिया खलीफा ने खुदकुशी कर ली है। 28 वर्षीय मिया खलीफा एडल्ट इंडस्ट्री का जाना पहचाना चेहरा है। हालांकि उन्होंने अब एडल्ट इंडस्ट्री से दूरी बना ली है। अगर मिया खलीफा के पर्सनल लाइफ के बारे में बात करें तो वे सोशल मीडिया पर एक ऐलान से अपने फैंस को हैरान कर दिया था। दरअसल मिया खलीफा ने सोशल मीडिया के जरिए घोषणा की कि वे अपने पति से अलग हो रही हैं। मिया खलीफा ने करीब 2 साल पहले रॉबर्ट सैंडबर्ग से शादी की थी। अब उनसे वे तलाक ले रही हैं। मिया खलीफा ने लॉकडाउन के दौरान शादी की थी। उन्होंने कहा कि वे इस शादी को आगे तक बढ़ाने की बहुत कोशिश की मगर बात नहीं बन पाई। मिया खलीफा पोर्न इंडस्ट्री छोड़ चुकी हैं। वे इन दिनों ओनली फैंस के नाम के साइट्स पर छाई रहती हैं। पूर्व पोर्न स्टार मिया खलीफा का विवादों से पुराना नाता रहा है। दरअसल पाकिस्तान में मिया खलीफा के टिकटॉक अकाउंट को बैन कर दिया गया था, जिसके चलते पूर्व पोर्न स्टार मिया खलीफा काफी नाराज हो गई थी। मिया खलीफा ने भले ही अपना प्रोफेशन छोड़ दिया हो पर सुर्खियों में लगातार बनी रहती हैं। दुनिया भर में मिया के करोड़ों चाहने वाले हैं। हाल में ही मिया खलीफा ने एक वीडियो शेयर किया। इस वीडियो में मिया खलीफा ने खुलासा किया है कि उनके ब्रेस्ट नकली हैं और इनके इम्प्लांट के लिए उन्होंने लाखों रुपए की रकम खर्च की है। आरएनए म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस कंगना रनौत एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ऐसा हुआ है। कंगना किसी न किसी वजहों से कंट्रोवर्सी क्रिएट करती रहती हैं। इस बार कंगना ने बॉलीवुड की चार्मिंग गर्ल कही जाने वाली दीपिका पादुकोण पर जमकर हमला किया है। आपको बता दें कि हाल में ही दीपिका पादुकोण की वेब सीरीज गहराइयां OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई, मगर कंगना अचानक दीपिका पर भड़क गई और दीपिका के वेब सीरीज गहराइयां को बकवास बता दिया। कंगना ने दीपिका पर कटाक्ष करते हुए कहा कि ये सब क्या है, कचरा मत बेचो। गहराइयां की बात करते हुए कंगना ने लिखा कि मैं भी मिलेनियल हूँ, मगर मैं इस तरह के रोमांस समझती हूँ। अब जो मिलेनियल या नए वर्ग या मॉडर्न के नाम पर परोसा जा रहा है, प्लीज ऐसा ना करें। बुरी फिल्म तो बुरी ही होती है। आप चाहे जितना भी अंग प्रदर्शन कर लो या पोर्नोग्राफी दिखा लो, लेकिन इसके नाम पर फिल्म को नहीं बचाया जा सकता। यानी कंगना के मुताबिक दीपिका पादुकोण के वेब सीरीज गहराइयां की तुलना पोर्नोग्राफी से किया गया है। आपको बता दें कि इसी महीने कंगना रनौत का नया रियलिटी शो लॉकअप शुरू होने वाला है। इस शो का लॉन्च इवेंट भी हो चुका है। इस शो के लॉन्च इवेंट पर भी कंगना ने दीपिका पादुकोण का नाम लेकर एक जर्नलिस्ट को डांट लगाई थी। उस जर्नलिस्ट ने कंगना से यह सवाल किया था कि एक इन्फ्लुएंसर ने दीपिका पादुकोण के छोटे कपड़ों को लेकर कमेंट किया है। इस पर कंगना आप क्या कहना चाहेंगी? इतना सुनते ही कंगना जर्नलिस्ट पर भड़क उठी और कंगना ने कहा कि इस मैटर पर दीपिका खुद डिफेंड कर सकती हैं, आप उनकी फिल्म का प्रमोशन ना करें। कंगना के नए रियलिटी शो लॉकअप का टीजर भी लॉन्च कर दिया गया है। इस टीजर में कंगना का धाकड़ रूप दिखाया गया है। कंगना इस शो को होस्ट करते दिखाई देने वाली हैं। यह शो यानी लॉकअप 27 फरवरी से MX प्लेयर और ऑल्ट बालाजी पर प्रसारित किया जाएगा। टीजर में कंगना का बेबाक अंदाज एक बार फिर दिखाया गया है। कंगना ने यह साफ कह दिया है कि यह जेल उनकी होगी और यहाँ के नियम भी उन्हीं के होंगे। ऐसा पहली बार नहीं हुआ जब कंगना ने दीपिका की आलोचना की हो। कंगना ने पहले भी दीपिका पर मानसिक स्वास्थ्य संगठन द्वारा डिप्रेशन के जरिए बिजनेस चलाने का आरोप लगाया था। आरएनए म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।
बॉलीवुड जगत में अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा का बड़ा नाम है। आए दिन अखबारों और टीवी चैनलों में मलाइका अरोड़ा छाई रहती हैं। अपने फिटनेस और फैशन सेंस की वजह से मलाइका अरोड़ा लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। अपने ग्लैमरस अंदाज से लोगों का दिल जीतने वाली अदाकारा कई बार ज्यादा फैशनेबल कपड़े पहनने की वजह से शर्मिंदगी का शिकार हो गई हैं। कई बार ऐसा हुआ है जब ज्यादा बोल्ड कपड़े पहनने की वजह से मलाइका अरोड़ा को सोशल मीडिया पर ट्रोल किया गया है। इसके साथ वह कई बार अपने उप्स मूवमेंट की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल हो चुकी हैं। मलाइका अरोड़ा एक्टिंग के साथ साथ अपने फिटनेस के लिए भी बॉलीवुड में जानी जाती हैं। मलाइका का जिम लुक अक्सर सोशल मीडिया पर वायरल होते रहता है। हाल में ही मलाइका ने एक इवेंट के दौरान पीले रंग की एक खूबसूरत ड्रेस पहनी, लेकिन इस इवेंट में उनके साथ कुछ ऐसा हुआ जो उन्होंने सोचा भी नहीं था। इवेंट के दौरान मलाइका की खूबसूरती ने सबका ध्यान उनकी ओर खींचा हुआ था, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपने इस खूबसूरत लुक के साथ रेड कारपेट पर कदम रखा, वैसे ही वो उस मोमेंट का शिकार हो गई। इस मोमेंट की तस्वीरें कैमरे में कैद भी हो गई, जिसके बाद वह इंटरनेट पर वायरल हो गई। यह लुक लोगों को काफी पसंद आ रहा है, लेकिन कुछ लोग उन्हें ट्रोल भी कर रहे हैं। हाल में ही मलाइका अपनी चाल को लेकर भी ट्रोल हो चुकी हैं। मलाइका अरोड़ा मीडिया के सामने शानदार पोज दे रही थी, लेकिन उन्हें इस बात की भनक तक नहीं लगी कि उनका टॉप कुछ ज्यादा नीचे खिसक गया है। बाद में जब मलाइका अरोड़ा ने अपने कपड़ों पर ध्यान दिया, तब उन्हें पता चला कि वह लोगों के सामने उप्स मूवमेंट का शिकार हो गई हैं, जिसके बाद वह छुपते छुपाते अपना टॉप ठीक करते हुए नजर आईं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। RN म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। जॉन अब्राहम एक के बाद एक आपको नई फिल्मों में एक्शन अवतार में नजर आने वाले हैं। उनकी अटैक और पठान जैसी जबरदस्त फिल्में लाइनअप में थी ही कि अब एक और धांसू फिल्म उनके हाथ लगी है। इस फिल्म का नाम है तेहरान। ये एक्शन और थ्रिलर फिल्म है जिसमें एक्टर लीड रोल में नजर आने वाले हैं। इस फिल्म में पहली बार प्रोड्यूसर दिनेश विजन और जॉन अब्राहम ने हाथ मिलाया है। यह फिल्म 26 जनवरी 2023 को रिलीज होगी। हालांकि सिर्फ जॉन की ही फिल्में अगले साल 2023 में रिलीज नहीं हो रही हैं। उनकी ऋतिक रोशन और रणबीर कपूर से कड़ी टक्कर होने वाली है। उनको अपनी इस फिल्म से काफी उम्मीद होगी, क्योंकि उनकी पिछली फिल्म सत्यमेव जयते 2 बॉक्स ऑफिस पर औंधे मुंह गिरती नजर आई थी। लेकिन अगले साल जॉन की राहें आसान नहीं होने वाली। ऋतिक रोशन और दीपिका पादुकोण की फिल्म फाइटर गणतंत्र दिवस पर रिलीज होगी। दीपिका और ऋतिक इस फिल्म में पहली बार साथ नजर आने वाले हैं। यह फिल्म भी एक्शन से भरपूर है। इसके अलावा रणबीर कपूर भी लाइन में हैं। उनके साथ उनके फिल्म में श्रद्धा कपूर नजर आएंगी। हालांकि इस फिल्म का नाम अभी तय नहीं किया गया है, लेकिन दोनों ने फिल्म की काफी हद तक शूटिंग पूरी कर ली है। ये एक रोमांटिक और कॉमेडी फिल्म बताई जा रही है। पोस्टर शेयर करते हुए जॉन ने लिखा, गणतंत्र दिवस 2023 पर एक्शन फिल्म के लिए हो जाइए तैयार। ये मेरी अगली थ्रिलर फिल्म है। जॉन की ये फिल्म सत्य घटना पर आधारित है। मैडॉक फिल्म ने इसका प्रोडक्शन किया है। इससे पहले मैडॉक्स ने बदलापुर, स्त्री, बाला, मिमी जैसे यादगार ब्लॉकबस्टर फिल्में दी हैं। ये अपनी फिल्मों के जरिए दर्शकों का मनोरंजन करने में कभी असफल नहीं हुए। जॉन अब्राहम ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपनी अपकमिंग फिल्म तेहरान का एक पोस्टर शेयर किया। साथ ही दर्शकों को ये भी जानकारी दी कि ये नई फिल्म धमाकेदार होने वाली है। बॉलीवुड के एक्शन किंग जॉन अब्राहम लगातार अलग अलग तरह की एक्शन फिल्में करते हैं। उनकी इस साल रिलीज होने वाली फिल्म अटैक की चर्चा जोरों पर है। इस फिल्म का पोस्टर और टीजर दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है। सबको जॉन का नया अवतार दिखाई दे रहा है। जॉन लगातार एक्शन फिल्में कर रहे हैं। वो इस जॉनर के उस्ताद हैं और दर्शक उन्हें इसी जॉनर में ज्यादा पसंद करते हैं।
उनकी इस साल रिलीज होने वाली फिल्म अटैक भी एक्शन थ्रिलर है। 1 अप्रैल 2022 को ये अटैक सिनेमा घरों में आएगी। इसमें जॉन के साथ जैकलिन फर्नांडिस, रकुल प्रीत हैं। अब जॉन फिर से नए एक्शन के अवतार में दिखाई देने वाले हैं। आरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। कहते हैं ना कि जमाना बदल रहा है और बदलते जमाने के साथ साथ चलना चाहिए, नहीं तो इस भीड़ भाड़ वाली दुनिया में आप गुमनाम हो जाएंगे। पूरी दुनिया डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रही है, वहीं भारत भी पुरजोर तरीके से डिजिटलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, भले वो डिजिटल पेमेंट की बात हो चाहे कुछ और। इस बदलते दौर में हम आपको आज ऐसे एक शख्स के बारे में बताएंगे जिसने सच में न्यू इंडिया की तस्वीर बदल दी है। आप सड़कों पर या रेलवे स्टेशनों पर बहुत से भीख मांगते हुए भिखारी देखे होंगे। अगर आपके पास कोई भिखारी आता है तो आप ये भी कह देते हैं कि छुट्टे नहीं हैं, पर साहब अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि दुनिया ही हाईटेक नहीं हो रही, अब भिखारी भी हाईटेक हो चुका है। हम ऐसे हाईटेक भिखारी के बारे में आपको बताएंगे जो अपने कारनामों से सुर्खियों में बना हुआ है। बेतिया रेलवे स्टेशन पर गले में ई वॉलेट का QR कोड टांगे शख्स की यह तस्वीर अपने आप में अनूठी है। बता दें कि राजू नाम का यह शख्स एक भिखारी है जो बचपन से ही स्टेशन पर रहता है। शुरू से ही वो लोगों से भीख मांगकर अपना भरण पोषण करता आ रहा है। उसके मुताबिक लोग कहते थे कि छुट्टे नहीं हैं, इसलिए मैंने बैंक में खाता खुलवाया। अब राजू लोगों से छुट्टे पैसे नहीं लेता, बल्कि फोन पे पर QR कोड स्कैन करके भीख के पैसे भेजने को कहता है। इस अजब गजब अंदाज के कारण उसकी खूब चर्चा हो रही है। राजू खुद को लालू का बेटा और PM मोदी का भक्त बताता है। राजू 3 दशक से रेलवे स्टेशन समेत अन्य जगहों पर भीख मांगकर अपना जीवन बिता रहा है। मंदबुद्धि होने के कारण QR कोड से भीख मांगने के निराले अंदाज के कारण राजू की पूरे जिले में चर्चा हो रही है। वहीं स्टेशन और बस स्टैंड के बाहर निकल रहे यात्रियों से मदद करने की अपील करता है। उसने बताया कि कई बार यह कहकर लोग सहयोग करने से इनकार कर देते थे कि उनके पास छुट्टे नहीं हैं। कई यात्रियों ने कहा कि फोन पे आदि वॉलेट के ज़माने में अब नगद लेकर चलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। इस कारण भीख मांगने में दिक्कत होने लगी, तो मैंने बैंक में खाता खुलवाया, साथ ही ई वॉलेट भी बना लिया। अब मैं गूगल पे, फोन पे आदि के QR कोड के जरिए भीख मांगता हूँ। उसने बताया कि खाता खोलने में काफ़ी दिक्कतें हुई। जब मैंने बैंक में संपर्क किया तो आधार कार्ड और पैन कार्ड की मांग की गई। आधार कार्ड तो पहले से था, लेकिन पैन कार्ड बनवाना पड़ा। इसके बाद बीते महीने ही बेतिया के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य शाखा में खाता खुलवाया। बैंक खाता खुल जाने के बाद ई वॉलेट भी बनवा लिए। तो जनाब अब आप भी संभल जाइए, अब ये कहकर नहीं बच सकते कि हमारे पास छुट्टे नहीं हैं, क्योंकि दुनिया बदल चुकी है और भिखारी भी हाईटेक हो चुका है। आरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर स्टारर फिल्म बधाई दो ने बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ना शुरू कर दिया है। 11 फरवरी को रिलीज हुई बधाई दो ने अपने ओपनिंग डे पर ठीक ठाक शुरुआत की थी। अब धीरे धीरे ही सही फिल्म की कमाई की रफ्तार में इजाफा हो रहा है। लगता है कि बधाई दो अपने पहले वीकेंड पर कुछ कमाल जरूर करके दिखाएगी। कोरोना वायरस की तीसरी वेव के बाद रिलीज हुई बधाई दो को बॉक्स ऑफिस पर ठंडी रफ्तार मिली थी। शुक्रवार को इस फिल्म ने 1.5 करोड़ रुपए से भी ज्यादा कलेक्शन किया था। शनिवार को फिल्म की कमाई में 60 से 70% तक का इजाफा देखने को मिला। इस दिन बधाई दो ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 3 करोड़ रुपए की कमाई की। इसी के साथ बधाई दो का टोटल कलेक्शन अब तक 4.5 करोड़ रुपया हो गया है। मुंबई,
दिल्ली और एनसीआर में बधाई दो छाई हुई है। इन्हीं शहरों में फिल्म को अच्छी कमाई करने को मिल रही है। फिल्म की कहानी की बात करें तो बधाई दो में एक गे पुलिस वाले शार्दुल ठाकुर और एक लेस्बियन पीटी टीचर सुमन सिंह की कहानी को दिखाया गया है। शार्दुल और सुमन उर्फ सुमी अपनी असलियत को परिवार और दुनिया से छुपाते हुए जिंदगी जी रहे हैं। दोनों की मुलाकात होती है और फिर वो शादी कर लेते हैं। शादी के बाद दोनों आजादी से अपने पार्टनर के जिंदगी की नई शुरुआत करते हैं, लेकिन चीजें प्लान के मुताबिक नहीं हो पाती। फिल्म बधाई दो का निर्देशन डायरेक्टर हर्षवर्धन कुलकर्णी ने किया है। फिल्म में राजकुमार और भूमि के काम को खूब सराहा जा रहा है। फिल्म की थीम को लेकर भी काफी चर्चे हो रहे हैं और इसके लिए मेकर्स को भी काफी सराहना मिल रही है। फिल्म बधाई दो का कॉन्सेप्ट लेवेंडर मैरिज पर आधारित है। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि ये लेवेंडर मैरिज होता क्या है, इसका मतलब क्या होता है। दो अलग सेक्सुअल ओरिएंटेशन के लोगों की शादी, ऐसा करके समाज और परिवार के प्रेशर से बचा जा सकता है। गे और लेस्बियन मैरिज को अभी इंडियन सोसाइटी में स्टिग्मा की तरह देखा जाता है। ऐसे में समाज में होने वाले विवाद की वजह से गे लड़का और लेस्बियन लड़की आपस में शादी कर लेते हैं, उसे ही लेवेंडर मैरिज कहा जाता है। बधाई दो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। देहरादून में शार्दुल नाम का एक पुलिस वाला रहता है जो पिछले 4 सालों से सुमन नाम की एक लड़की से शादी करना चाहता है। एक स्कूल में सुमन पीटी टीचर के तौर पर काम करती हैं, जिसकी उम्र 31 साल है। उम्र का जिक्र इसलिए किया जा रहा है क्योंकि इंडियन पेरेंट्स के लिहाज से शादी के लिए ये बहुत ज़्यादा हो जाती है। वो लेस्बियन होती है तो वहीं शार्दुल भी समलैंगिक होता है। यही वजह है कि सुमन अपने लेवेंडर मैरिज के लिए मनाने में लगा होता है, जिससे दोनों के घर वाले चिक करना बंद कर दें। अब शादी भी हो जाती है, लेकिन उसके बाद भी इनके घर वाले इनका पीछा नहीं छोड़ते क्योंकि उन्हें अब बच्चे की चाह हो जाती है। हालांकि दर्शकों पर यह फिल्म कोई असर करती नहीं नजर आ रही है। इसी बीच अब फिल्म से जुड़ी एक नई खबर सामने आई है। इन दोनों ही कलाकारों के फैंस के लिए यह खुशखबरी साबित हो सकती है। राजकुमार राव और भूमि पेडनेकर की फिल्म बधाई दो जल्द ही संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई में रिलीज होने वाली है। सेंसर सर्टिफिकेट हासिल करने के बाद अब यह फिल्म यूएई में 21 वर्ष से ज्यादा उम्र के नागरिकों के लिए सिर्फ नाइट शो में दिखाई जाएगी। अरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। भोजपुरी इंडस्ट्री के चुलबुली अंदाज वाली अभिनेत्री काजल राघवानी, जी हाँ, इनके एक्सप्रेशंस आपको दीवाना बना देंगे। काजल राघवानी गुजरात की रहने वाली हैं, फिर भी भोजपुरी फिल्मों और भोजपुरी भाषा पर उनकी पकड़ जबरदस्त है। क्या आप जानते हैं ये कैसे संभव हो पाया? अगर नहीं तो चलिए हम आपको बताते हैं। काजल राघवानी भोजपुरी सिनेमा की एक चर्चित चेहरा हैं। काजल का जन्म 20 जुलाई 1990 को हुआ था। काजल मूल रूप से गुजरात की रहने वाली हैं। काजल अपनी इंटर की पढ़ाई गुजरात से की हैं, मगर उनका ग्रेजुएशन की पढ़ाई पटना से हुआ है। काजल राघवानी ने 2013 में भोजपुरी इंडस्ट्री में अपना कदम रखा। काजल अपनी पहली फिल्म आदित्य ओझा के साथ रिहाई से डेब्यू किया। काजल राघवानी ने एक के बाद एक कई हिट फिल्में भोजपुरी को दी हैं। उनमें कुछ खास फिल्म जैसे सबसे बड़ा मुजरिम, पटना से पाकिस्तान, भोजपुरिया राजा, मुकद्दर, मेहंदी लगा के रखना, मैं सेहरा बांध के आऊंगा जैसे कई फिल्मों ने अलग छाप छोड़ी। काजल राघवानी को दुबई में आयोजित 2016 में बेस्ट पीपल चॉइस की अवार्ड से भी नवाजा गया। काजल ने दिनेश लाल निरहुआ, पवन सिंह, खेसारी लाल यादव, रवि किशन, मनोज तिवारी जैसे सितारों के साथ भी काम किया है। इस टैलेंटेड भोजपुरी अभिनेत्री ने हर भूमिका में अपनी अलग छाप छोड़ी है। इनकी सुंदरता, टैलेंट और डांसिंग ने दर्शकों पर जादू कर दिया है।
काजल राघवानी की एक बहन भी हैं। उनका नाम है धर्मेष्ठा मिस्त्री और उनके भाई का नाम बिमल राघवानी है। काजल ने अपने करियर की शुरुआत पहले गुजराती फिल्मों से की और धीरे धीरे भोजपुरी फिल्मों की तरफ चली गईं। काजल के दोस्त और उनके परिवार वाले प्यार से उन्हें काजू कह के बुलाते हैं। काजल ने ये कभी नहीं सोचा था कि वह अभिनेत्री बनेंगी। यह उनके पिताजी की इच्छा थी। वे अपनी बेटी को टीवी पर देखना चाहते थे। काजल जब 11 साल की थी तब वह एक मराठी फिल्म में एक छोटा सा रोल किया था। काजल राघवानी कई टीवी शोज में भी दिखाई दी हैं। काजल हिंदी, गुजराती, मराठी और भोजपुरी भाषाएं भी जानती हैं। तो समझ गए ना, काजल का भोजपुरी प्रेम बहुत पुराना है। आरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म बच्चन पांडे का ट्रेलर 18 फरवरी को रिलीज कर दिया गया। ट्रेलर को देखकर अक्की यानी अक्षय कुमार के फैंस काफी खुश हैं। फिल्म में अक्षय कुमार के अलावा कृति सेनन, पंकज त्रिपाठी, अरशद वारसी के अलावा जैकलीन फर्नांडिस भी हैं। ट्रेलर में कृति सेनन एक फिल्म मेकर की भूमिका में हैं। अक्षय कुमार अपने फैंस के लिए बच्चन पांडे के रोल में नजर आएंगे। बच्चन पांडे एक खतरनाक गुंडा है, यानी अक्षय एक विलेन के तौर पर नजर आएंगे। वहीं कृति सेनन इस फिल्म में इस खतरनाक गुंडे के ऊपर एक फिल्म बनाना चाहती हैं। कृति सेनन अपने दोस्त यानी अरशद वारसी से यह आइडिया शेयर करती हैं। कृति सेनन अरशद वारसी से कहती हैं कि वह अपने फिल्म का नाम बच्चन पांडे रखेंगी। इतना सुनते ही अरशद वारसी कृति सेनन को ऐसा करने से मना करते हैं। इस फिल्म में जैकलीन बच्चन पांडे की गर्लफ्रेंड की भूमिका में है। अब कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब बच्चन पांडे अपनी ही गर्लफ्रेंड का खून कर देता है। आखिर बच्चन पांडे अपनी गर्लफ्रेंड का खून क्यों करता है, यह जानने के लिए आपको फिल्म रिलीज होने तक का इंतजार करना पड़ेगा। बच्चन पांडे का ट्रेलर आते ही फैंस खुशी से झूम उठे। बच्चन पांडे के पोस्टरों की बाढ़ सी आ गई है। फैंस फिल्म के ट्रेलर को देखते ही ये कह दिया है कि फिल्म सुपर डुपर हिट साबित होने वाली है। कुछ फैंस तो इस फिल्म को ब्लॉकबस्टर हिट बता रहे हैं। अक्की के फैंस का मानना ये भी है कि यह फिल्म कमाई के मामले में सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। फिल्म समीक्षक भी इस ट्रेलर को देखकर फिल्म की जमकर तारीफ कर रहे हैं। अक्षय के एक फैंस ने ट्रेलर को देखकर कमेंट में लिखा कि आ गए हमारे अक्की भैया। इस फिल्म के प्रोड्यूसर साजिद नाडियावाला के जन्मदिन के मौके पर बच्चन पांडे का ट्रेलर रिलीज किया गया है। अक्षय कुमार ने अपने सोशल मीडिया पर बच्चन पांडे का ट्रेलर शेयर करते हुए लिखा, अगर खिलाड़ी कुमार की बात करें तो वो हर बार अपने फैंस के लिए कुछ नया मसाला लेकर आते हैं जो दर्शकों को काफी पसंद आता है। इस बार भी अक्षय होली के मौके पर कुछ अलग धमाका करने को तैयार हैं। अक्की के फैंस भी इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। अब उनका इंतजार बहुत जल्द खत्म होने वाला है। वहीं फिल्म क्रिटिक्स का भी कहना है कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खूब धमाल मचाएगी। तो कुछ फैंस का कहना है कि यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही हिट हो गई है। आरण्य म्यूजिक के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।